नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस भारती और आप देख रहे हैं मध्य निषेध का सीरीज बैच, है ना। और आज आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं 106 नंबर प्रश्न से। यदि आप लोग शुरुआत से हैं तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा कि यह जो है सेगमेंट आपको लगातार मिल रहा है ना। और हम लोग आज प्रश्न कवर करते हैं 106 नंबर से। देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न है और उस पर जो है बातचीत करते हुए, जिस पे बातचीत करने की आवश्यकता होगी उस पर बातचीत करेंगे, और जिस पे बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है सीधे तौर पर जो है आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आते हैं और आप लोगों को सभी प्रश्न जो है यह आपको सेट में पूछा हुआ प्रश्न है। आज का प्रश्न है, देखते हैं कि समर्थ आपको योजना के बारे में पूछ रहा है कि समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा जो है ये संचालित होती है। तो समर्थ योजना और समर्थ योजना जो है आप लोगों को बहुत बार आ चुका है कि समर्थ योजना जो है किस मंत्रालय के द्वारा ये संचालित होती है। यह तो होती है सीधे तौर पर जो है वस्त्र मंत्रालय के द्वारा यह आपको संचालित होते हुए दिखाई पड़ेगा। आप लोग सीधे तौर पर जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पर जो है लाइव क्लास होगी और लाइव क्लास के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा। आप कमेंट करके ये प्रश्न बना भी सकते हैं, है ना। किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आवाज आपका एक बार क्लियर करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है, सही है। चलिए, आवाज कम है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ना। चलिए ठीक है, अब ठीक होनी चाहिए। चलिए आ जाते हैं, साथ साथ बनाइएगा। और आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, और बताइएगा कि आप लोग से बनता है या नहीं बनता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत जो है कब की गई थी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की यदि बात करें कि मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो आप लोग भी साथ साथ बना सकते हैं। इसकी शुरुआत जब तक आप लोग नहीं जवाब देते हैं, मेरे द्वारा जो है जवाब देख के आगे बढ़ाया जाता है प्रश्न को। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की यदि बात करें तो ये कब आ रहा है, यह आ रहा है आपको 1 जनवरी 2017 को। और 1 जनवरी 2017 को जब आता है तो उस वक्त आप समझ में आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी ही है। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर मातृ वंदना योजना का। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है भारत सरकार की क्या है, एक प्रमुख योजना है जो पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को जो है पोषण और स्वास्थ्य के लिए कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 5,000 की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में जो है यह बैंक के खाते से प्रदान की जाती है। और यदि बात करें कि दूसरे बच्चे पर, तो दूसरे बच्चा यहाँ पर जो है खासकर यदि बात करें गर्ल्स हो तो ये 6,000 की एक मुफ्त सहायता प्रवाह यहाँ पर भी प्रावधान, ये कह सकते हैं कि आपको प्रावधान है इसका। तो दूसरे बच्चे पर भी और पहले बच्चे पर भी, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे कौन सा, तो मातृ वंदना योजना, जिसके तौर पर जो है महिलाओं को जो है गर्भवती महिलाओं के लिए खास करके जो है ये योजना लाई गई है। अगला प्रश्न ले लेते हैं जिसपे बातचीत करने का जो थोड़ा फैक्ट होगा तो उस पर हम आपको फैक्ट बताने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और सही तरीके से आप बना सके प्रश्न को। आ जाते हैं, एक छोटा सा प्रश्न है लेकिन छोटू सा ये जो प्रश्न है देखने में जो है आसान तो लग रहा है, लेकिन बहुत सारे छात्रों से जो है गलत हो चुका था। क्यों गलत हुआ था, आइए बातचीत करते हैं। सिग्मो क्या है ना, कुछ नहीं दिया कि सिग्मो है क्या। आपके पास 4 ऑप्शन है। गोवा का बसंत ऋतु महोत्सव है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, या एक प्रकार की रंगोली है, या भगवान शिव के नामों में से कोई एक नाम है। कोई नाम सुने हैं भगवान शिव का, तो ऐसा नाम तो नहीं सुने होंगे कि सिग्मो, है ना। चलिए, यहाँ पर जो देखने को मिलता है ये है क्या। आखिर जब इस प्रकार का पूछा है तो कहीं ना कहीं जो प्रश्न पूछा गया है, तो जब प्रश्न पूछा गया है तो यह देखते हैं क्या, गोवा का क्या है, यह बसंत ऋतु महोत्सव है, ठीक है। तो गोवा में मनाया जाने वाला एक यह त्योहार है और उसको जो है सिग्मो त्योहार या सिग्मो महोत्सव के रूप में जो है हम लोग जानते हैं, ठीक है। प्रश्न तो ये आपके लिए आसान सा प्रश्न है और आसान सा प्रश्न तो देखने को मिलता है, लेकिन इस प्रश्न को अच्छे से, नीलगिरी के सर्वोच्च चोटी यदि बात करते हैं, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी आप लोग को पता होगा कि ये तोता बेटा है, तो ये सब तो आपको जानकारी है। एक प्रकार की रंगोली, ये सब में कोई नहीं, भगवान शिव का नाम तो ये सब फालतू लिखा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो है इसमें भी छात्रों का, बहुत सारे छात्रों का गलत हुआ था। ओडिशा या झारखंड, इसमें जो है कंफ्यूजन हुआ था। यहाँ पर 2 नामों में जो है ज्यादा कंफ्यूजन हुआ था। आंसर जो है 50 यहाँ आया है, 50 वहां पर आया है। तो क्या है प्रश्न, वो पहले प्रश्न कवर करते हैं। ये जो प्रश्न आपको देखने को मिलता है, पाइका नृत्य जो है इनमें से किस भारतीय राज्य से जो है संबंधित है। तो पहले ही आपको बता चुके हैं कि 50-50% है यहाँ पर, 50% यहाँ पर है लड़का, 50% वहां पर है। ये दोनों तो होगा ही नहीं, है ना। तो क्या हो सकता है आंसर, आप लोग बता सकते हैं। 2 आंसर तो आपको छांट दिए, ये दोनों तो नहीं होगा, है ना। अब बचा यहाँ पर झारखंड और ओडिशा बचा। पाइका यदि देखते हैं, पाइका देखते हैं तो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आपको दिया है कि 2 नाम होता है, एक होता है पाइका नृत्य है और एक होता है पाइका विद्रोह। क्या होता है, पाइका विद्रोह, है ना।
जब पाय का आपको देखने को मिलता है, पाय का ये नृत्य पूछा है, तो पाय का नृत्य के लिए आंसर चला जाएगा झारखंड चला जाएगा। कहां चला जाएगा? ये झारखंड। यदि पाय का विद्रोह होता तो आंसर हो जाता कहां पर? ये आंसर तब आ जाता ओडिशा हो जाता। लेकिन यदि पूछा है कि पाय का आपको नृत्य, तो नृत्य के लिए आंसर जाएगा, उचित आंसर क्या होगा? ये आपको झारखंड राज्य उचित आंसर होगा, है ना। थोड़ा सा एक बार फिर से हम इस स्लाइड पर आपको अच्छे समझाने का प्रयास करते हैं कि आपको देखने को मिल रहा है पाय का नृत्य, है ना। क्या देखने को मिल रहा है? ये पाय का नृत्य देखने को मिल रहा है। और पाय का नृत्य जो है मुख्य रूप से किस राज्य से? झारखंड राज्य से ये संबंधित है। और पारंपरिक रूप से जी कह सकते हैं इसमें क्या होती है? मार्शल आर्ट लोक नृत्य है, जो कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र जो आपको देखने को मिलता है, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, इस क्षेत्र में से ये संबंधित है पाय का नृत्य। वहीं पर यदि बात करें, एक लाइन आपको पाय का क्या है? विद्रोह है। ये 1817 में होता है। लड़कों का क्यों कंफ्यूजन हुआ था? यही इसी वजह से। पाय का विद्रोह आपको पढ़ाए होंगे, किसी भी टीचर से आप पढ़े होंगे, शिक्षक से, तो आपको इसके बारे में नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन इसके बारे में हो सकता है कि आपको टीचर पढ़ाया होगा, इसी वजह से गलत हो गया। पाय का विद्रोह, और पाय का विद्रोह जो है 1817 ईस्वी में ओडिशा में हुआ था। और यह जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषणकारी नीतियों और कर मुक्त, कह सकते हैं खास करके जो कर मुक्त भूमि छीनने के खिलाफ जो है ये आपको किसके द्वारा? विद्याधर के द्वारा। ये भी पूछा जाता है कि आपको पाय का विद्रोह किसके द्वारा नेतृत्व में लड़ा गया था? यह जो है विद्याधर के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। तो यहां से भी आप 2-3 फैक्ट निकाल सकते हैं कि पाय का विद्रोह 1817 ईस्वी में, यहाँ पर ओडिशा में किन के नेतृत्व में? ये आपको विद्याधर के नेतृत्व में। जबकि पाय का नृत्य है तो यह आपको केवल झारखंड झारखंड झारखंड। चले, उम्मीद है कि समझ चुके होंगे प्रश्न। यदि गलत हुआ है प्रश्न तो इसको जो है अच्छे से सुधार करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है। आपके स्पेलिंग पर आपको आसान सा प्रश्न ये देखने को मिल रहा है। और ये प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है, इंडिया डिवाइडेड, और पहले ही बता चुके हैं कि ये जो आपको है क्या? बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए ये सेट प्रैक्टिस है। लेकिन जरूरी नहीं है कि केवल बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए, आप जो है किसी भी परीक्षा का आप तैयारी कर सकते हैं यहां से, है ना। तो बिहार पुलिस हो सकता है कि यदि आप आने वाले दिनों में टीचर का एग्जाम देना है तो उसमें यही सब प्रश्न देखने को मिलेगा। ऐसा थोड़ा कि प्रश्न जो है बदल जाता है, प्रश्न तो यही रहता है, सब नाम परीक्षा का चेंज हो जाता है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की यदि बात करें कि लेखक, तो लेखक आपको देखने को मिलेगा कौन होते हैं? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक है कौन है? आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पर बात करें आपको अबुल कलाम आजाद, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो इनके बारे में भी हम लोग बता लेते हैं, इनके बारे में भी हम लोग प्रश्न कर लेते हैं कि इनके द्वारा, तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कौन सी किताब? इंडिया डिवाइडेड, जो कि आपके लिए प्रश्न में था, तो आंसर आपको यही होगा। जबकि अबुल कलाम आजाद यदि बात करें तो इंडिया विंस फ्रीडम, कौन सा किताब? तो इंडिया विंस फ्रीडम। यदि बात करें इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा रचित की गई है? तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा। यदि बात करें इंदिरा गांधी के द्वारा, तो इंदिरा गांधी के द्वारा माय ट्रूथ ये किताब लिखी गई थी, आत्मकथा थी इंदिरा गांधी की। तो यह जो है आपको देखने को मिलता है माय ट्रूथ इंदिरा गांधी का। वहीं पर बात करें कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सबसे फेमस आपको किताब जो है क्या है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वहीं पर आपको एक और पूछा जाता है, आपको ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जाता है। ग्लिम्प्सेस आपको ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यदि पूछे तो यह भी किसकी रचना है? यह भी आपको जवाहरलाल नेहरू की। तो ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, माय ट्रूथ इंदिरा गांधी, इंडिया विंस यदि रहेगा तो अबुल कलाम आजाद, केवल इंडिया डिवाइडेड है तो आपको देखने को मिलता है क्या आंसर? तो ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यहां पर आंसर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको क्या? तो ए नंबर आंसर दिख रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। अगला प्रश्न आप लोग साथ साथ बनाने का प्रयास कर सकते हैं, और साथ साथ यदि आप बनाते हैं तो अच्छी बात है। अभी तक आप लोग कमेंट नहीं किए हैं, कमेंट कर सकते हैं, आंसर आप नंबर के साथ लिख सकते हैं कि 111 का। जिससे हाल फिलहाल में ये आपको करंट अफेयर्स में आपको करवा चुके हैं सर, कि आपको पुराने वाले जो आपको यूथ विजन का जो आपको देखने को मिलता है क्या, पुराना जो आपको चैनल है उस पे भी जो है ये आपको करंट अफेयर्स में ये करवा चुके हैं। 3 मई अर्थात 4 या 3 मई को आपको देखने को मिलेगा, 4 मई को देखने को मिलेगा, 4 मई वाले आपको सेगमेंट में देखने को मिलेगा। ये आपको पूरी तरह से हम करवाए हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस इंडेक्स आपको पूरी तरह से रिलीज कर जब हुई थी तो उसके बारे में हम बता दिए हैं। आइए यहाँ पर आपको फिर से एक बार हम बताएंगे। यहाँ पर आते हैं, ये प्रश्न तो केवल आसान सा प्रश्न पूछा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स जो ये आपको देखने को मिलता है, यह मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? प्रश्न डेट लिख दिया है, क्या कर दिया है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता डेट को मनाई जाती है। तो डेट को मनाई जाती है 15 अगस्त, 20 अक्टूबर, 10 जून या 3 मई को मनाई जाती है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है यह कब मनाई जाती है? यह मनाई जाती है 3 मई को मनाई जाती है ना। तो ये जो है अभिव्यक्ति आर्टिकल 19 में भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है, और उसी के अंतर्गत हम लोग को आ जाता है प्रेस की स्वतंत्रता भी जाता है। आर्टिकल में भी वर्णित है। आर्टिकल कहां पर? तो आर्टिकल हम लोगों का आर्टिकल 19 में आपको देखने को मिलता है।
और वहीं पर ये 3 मई को मनाया था। तो हाल फिलहाल में आज आपके पास है, कौन सा डेट है आज? आज आपके लिए 11 मई है। तो हाल फिलहाल में जो है ये इंडेक्स, और यहां पर जो है पूछा जाता है कि आपको कुल मिला के यदि बात करें कि नंबर 1 पर कौन सा देश है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स जो है 3 मई को तो वह स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन आपको इसमें पूछा जाता है कि नंबर 1 कौन सा देश है जहां पर पूरी तरह से जो स्वतंत्रता है प्रेस को, तो यह देश कौन सा है, नंबर 1 पर कौन सा देश है, ये इंडेक्स आपको बता चुके हैं। तो ये इंडेक्स आप याद रखेंगे, नॉर्वे है ना, नॉर्वे प्रथम स्थान पर। भारत का यदि स्थान पूछा जाता है तो भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान 157वां स्थान है। भारत किस स्थान पर है, 157वां 2026 में, इस बार बात करें। और 180 देशों की सूची में जो सबसे अंतिम स्थान है इरिट्रिया का है। ठीक है, तो इतना कम से कम अभी तो इतना ही बात करेंगे, लेकिन आपको करंट अफेयर्स में आपको बहुत सारी बातें आपको वहां पर करवाए थे, तो वो भी आप वहां से कर सकते हैं। आइए एक बार यहां पर हम जल्दी से कर लेते हैं। तो आपको 3 मई को मनाया जाता है क्या, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस मनाया जाता है। और दिवस आज भी करंट अफेयर्स में करवाए हैं, आज 11 मई है और 11 मई को जो मनाया जाता है कौन सा, आपको टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है ना। तो हम लोग जो भारत में जो टेक्नोलॉजी के दिवस, प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं कितने तारीख को, 11 मई को। तो आज 11 मई है, वो भी महत्वपूर्ण है। ये 3 मई वाला। तो भारत जो है इस इंडेक्स में कहां पर है, तो भारत का स्थान यदि बात करें कि भारत कहां पर है, तो भारत आपको देखने को मिलता है 157वां स्थान भारत का है। और नॉर्वे क्या है, तो नॉर्वे आपको प्रथम स्थान पर देखने को मिलता है। प्रथम स्थान किसा है, तो नॉर्वे का है। और वहीं पर यदि बात करें कि अंतिम तो है, अंतिम कौन सा है, इरिट्रिया है ना। इरिट्रिया जो आपको देखने को मिलता है 180 देशों में सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा है, इरिट्रिया देखने को मिलता है। कम से कम यहां पर अभी हम इतना ही बातें करेंगे, इससे ज्यादा बातें नहीं करेंगे। लेते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए 112 नंबर प्रश्न है। आपको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जो है आपको सेगमेंट में सीरीज देते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा भार भी ना पड़े और थोड़ा सा रोचकता बना हुआ रहे। चले अगले प्रश्न पर। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा प्रश्न, आप लोग चले गए? जाइए नहीं भाई साहब, कुछ तो कमेंट करके जाइए कि अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ तो बताइए। ठीक है, आपके लिए जो है एक नया चैनल तैयार किया गया है, जिसपे कि आपके लिए केवल एमसीक्यू होने वाला है। सर आपको करवा रहे हैं एमसीक्यू, मेरे द्वारा आपको करवाया जा रहा है, और आने वाले दिनों में और आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो यदि आप लोगों का परफॉर्मेंस यदि कह सकते हैं कि अच्छा रहता है, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर देंगे। यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, इधर उधर शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, यदि व्यू जाता है तो चलिए बनाने का मन करता है, यदि व्यू नहीं जाता है तो स्वाभाविक बात है कि बनाने का मन नहीं करेगा, है ना। थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है ना। चलिए अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो भारत सरकार का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपको देखने को मिलता है कौन सा है, भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न आपको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो आसान सा प्रश्न है, किसी प्रकार का इसमें कोई कठिनाई नहीं है ना। लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है शामिल हुआ था। यह भी प्रश्न जो है वैसे अधिकांश छात्रों का तो वैसे सही हो चुका है, लगभग 80% छात्रों का क्या था, यह प्रश्न सही था। तो भारत जो देखने को होता है किस वर्ष जो है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था, तो भारत कब शामिल हुआ था, 1945 में ही हुआ था। इसके संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का यदि बात करें कि स्थापना क्या होती है, और इसमें वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, है ना, और ये क्यों आता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो देखने को मिलता है एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 को होती है। जब 24 अक्टूबर 1945 को होती है तो भारत जो है, आप समझ रहे हैं, 45 में भारत आजाद नहीं रहता है ना, 47 में आजाद होता है। तो जब 1945 में बना है तो भारत का जो जितने भी फैसला ले रहे हैं, कौन, ब्रिटिश ही ले रहे हैं, और ब्रिटिश जो है इसमें सीधे तौर पर जो है सम्मिलित होते हैं। तो 24 अक्टूबर 1945 को, तो इसकी वजह से भारत भी जो है सम्मिलित 45 में मान लिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति, सुरक्षा, सहयोग बनाए रखने के लिए जो है एक संगठन किया गया था, एक आपको ये अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया गया था। कुछ भी मामला फंसता है तो यहाँ पर आए, है ना। और इसका मुख्यालय जो है कहां पर है, मुख्यालय भी याद रखने की आवश्यकता है कि न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो 193 सदस्य देश है, बहुत बार पूछा जा चुका है। और सबसे लेटेस्ट इसमें सदस्य देश जो देखने को मिलता है कौन है, दक्षिण सूडान। दक्षिणी सूडान आपको सबसे इसमें लेटेस्ट है। और इसकी भाषाएं भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और आपको स्पेनिश आपको इसमें महत्वपूर्ण यहाँ पर भाषाएं देखने को मिलता है। तो भारत जो है कब सम्मिलित हो चुका है, तो आप उम्मीद समझ चुके होंगे कि 1945 में ही जो है भारत इसमें सम्मिलित होता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है।
अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न स्क्रीनिंग के सामने में आपके लिए रहा। चलिए कमेंट अब आप लोग कर रहे हैं ना लंबे समय से, आइए देख लेते हैं। सोनू कुमार जी हैं और सोनू कुमार जो लिख रहे हैं, भाई साहब मैसेज करेंगे तो कम से कम नंबर लिखेंगे कि किस नंबर के साथ आप किस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। उसके बाद आपके लिए है कमेंट किनका है, राजा बाबू जी का। राजा बाबू जी कमेंट आप क्या किए, डिलीट कर दिए है ना। चलिए तो कमेंट आपका डिलीट हो चुका है, तो डिलीट हो चुका है तो कमेंट आपका शो नहीं कर रहा है। यदि आप कमेंट कर रहे हैं तो अच्छे से कमेंट करेंगे तो शो करेगा। चलिए आइए तब बातचीत करेंगे। यहाँ पर आते हैं और यह भी प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है तो इस पर बातचीत करेंगे। सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं, प्रश्न पूछ रहा है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें ज्योग्राफिकल आपको टच देते हुए दिखाई पड़ रहा है। एक तो सबसे पहले हो सकता है कि जब सार्क का होता है आपको बैठक होती है तो उसमें जो है करंट अफेयर्स के अंतर्गत भी ये पूछा जा सकता है। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा देखने को मिल रहा है ज्योग्राफिकल आपको टच देखने को मिल रहा है कि सार्क के सदस्य जो है किस, आपको देखने को मिलता है देश जो विश्व के किस भाग के आते हैं। तो सार्क में जो आपको देखने को मिलता है भारत है ना। सभी के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब देख लेते हैं। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाता है, 114 नंबर का प्रश्न का जवाब हो जाता है दक्षिण एशिया है ना। और यहाँ पर सार्क के जितने भी महत्वपूर्ण आपको सदस्य देश है सभी के बारे में पूछा जाता है। हम एक स्लाइड पर चलते हैं और इस स्लाइड पर आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे कि सार्क में वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं, 8 सदस्य देश है। कितने सदस्य देश है, 8 सदस्य देश है। हम 8 को याद करेंगे। स्थापना इसकी कब होती है, 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में होती है। याद हो क्या होगा। और इसका मुख्यालय कहां है, काठमांडू नेपाल में। 3 बातें तो आपको ऐसे ही याद कर लेते हैं सार्क। और जैसे सार्क का नाम आता है कुल कितने सदस्य देश, तो 8 सदस्य देश। उसके बाद स्थापना 1985 में कहां पर, ढाका में। और ढाका कहां पर है, बांग्लादेश में। मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय रखा गया है नेपाल में, काठमांडू में। इसका नेपाल आपको मुख्यालय रखा गया है, ठीक है। और जब 8 देश है, 8 देश को हम लोग आसानी से ट्रिक के माध्यम से निकाल लेंगे इसको आसानी से याद करने के लिए। और जो छात्र यदि बात करते हैं कि 12th के बाद जाते हैं एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, तो एमबीबीएस करने के लिए जो थोड़ा सा अपने शरीर को जो है दर्द मतलब कि महसूस करवाना होगा। दर्द महसूस करवाने का मतलब है कि आपको लगातार लंबे समय तक जो है बैठकर पढ़ना होगा। तो एमबीबीएस करने के लिए आपको शरीर को क्या होनी चाहिए, पेन। पेन मतलब होता है दर्द होता है। तो एमबीबीएस पेन क्या याद रखेंगे, या आप ये भी कह सकते हैं कि आप पेन इस तरह से ये पेन को भी याद रख सकते हैं कि एमबीबीएस यदि आप करना चाहते हैं तो एमबीबीएस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा लिखना होगा। तो एमबीबीएस करने के लिए क्या, पेन की जरूरत है। एमबीबीएस के लिए क्या जरूरत है, पेन की आवश्यकता है। तो पेन दोनों तरह से याद कर सकते हैं। वैसे इस पेन का अर्थ होता है दर्द होता है। तो यहां पर जो आपको देखने को मिलता है क्या होता है, एमबीबीएस पेन। एक याद रखेंगे, ऐसे ट्रिक याद रखेंगे, एमबीबीएस आपको क्या, पेन, ठीक है। एमबीबीएस आपको पेन, PAIN है ना, PAIN याद रखेंगे। एमबीबीएस यहां पर आपको अच्छे से लिखती है, एमबीबीएस आपको पेन, ठीक है। तो एमबीबीएस क्या, पेन। अब देखेंगे एमबीबीएस, एम से क्या होता है, एम से मालदीव हो जाता है। बी से क्या होता है, बांग्लादेश। बी से आपको भूटान। एक आपको एम से तो मालदीव, ठीक है। बी से एक, बी से आपको बांग्लादेश, एक बी से आपको भूटान। एस से यदि बात करें, एस सभी देखेंगे भारत के आसपास का ही देश है। एस से क्या है, श्रीलंका। और पी से यदि बात करें पाकिस्तान है ना। उसके बाद ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया और उसके बाद एन से नेपाल। भारत के ये क्या है, सभी आपको पड़ोसी देश के अंतर्गत ही आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बाहर का आ गया, एम से कहीं दूसरी जगह नहीं पहुंचेंगे है ना। तो यहाँ पर जो है एम मालदीव आपको देखने को मिलता है, थोड़ा सा हिंद महासागर में, थोड़ा सा श्रीलंका के बगल में देखने को मिलता है। तो पड़ोसी के ही अंतर्गत हम लोग रखते हैं, छोटा सा देश देखने को मिलता है। बांग्लादेश हम लोग का पड़ोसी है, भूटान हम लोग का पड़ोसी ही है, श्रीलंका भी जो है भारत से नजदीक ही है, आपको पड़ोसी देशों के अंतर्गत। ये आपको दक्षिण एशिया के अंतर्गत ये सभी देश से आते हैं ना। इसका फुल फॉर्म यदि बात करें कि इसका फुल फॉर्म भी हम आपको लिखा हुआ है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपको पूछा है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। तो यहां पर कोऑपरेशन याद रखेंगे, कोऑपरेशन आपको सार्क का क्या, साउथ दक्षिण, उसके बाद आपको एशियन आपको एसोसिएशन फॉर रीजनल आपको कोऑपरेशन होता है। ये याद रखेंगे। उम्मीद है कि ये प्रश्न का जवाब आपको आ चुका होगा। जो ज्योग्राफिकल टच जो दिया गया है, ये विश्व के किस भाग के आते हैं, सार्क तो किस देश से आते, किस क्षेत्र से, तो दक्षिण एशिया से आते हैं, है ना। ज्यादा नहीं बात करेंगे, किसी किसी प्रश्न पर बाबू साहब बात करेंगे। ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना, कि बहुत ज्यादा बातचीत करते। जिस पे लगेगा कि ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है और ज्यादा के साथ साथ क्या पूछा जाता है, वहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है, तो वहीं पर ज्यादा बातचीत करेंगे। नहीं तो सीधे तौर पर जो है निकलने का प्रयास करेंगे आगे, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि जल्दी जल्दी बनना चाहिए ना, जल्दी जल्दी ही बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। भारत का पहला यदि बात करेंगे पीको उपग्रह, और भारत का पहला पीको उपग्रह जो है कौन सा है, एस्ट्रोडॉट आपको देखने को होता है, एस्ट्रो आपको डीसैट देखने को होता है। कौन सा, एस2 आपको डीसैट देखने को होता है। और एस2 डीसैट जो देखने को होता है, ये लॉन्च कब किया गया था, ये 2010 को ही लॉन्च किया गया है ना। तो 2010 में ही लॉन्च हुआ है। और भारत का ये क्या है,
भारत का ये पहला पिको आपको उपग्रह देखने को मिलता है। तो भारत का पहला पिको उपग्रह यदि बात करें तो ये कब, तो आपको ये 2010 में ही, है ना। तो याद रहनी चाहिए और अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना। चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है आइए बातचीत करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीनिंग पर रहिए और आप लोग साथ साथ बनाएंगे। भाई साहब जो सोनू जी हैं और राजा बाबू जी हैं चले गए, आप लोग ऑफलाइन हो गए। यदि आप हैं लाइन पे हैं तो आप जुड़ेंगे और साथ साथ बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए यहां पर आते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने में है, स्क्रीनिंग के सामने में। कौन सा है कि भारत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, है ना। तो CISF की स्थापना किस वर्ष होती है? आसान सा प्रश्न है। यदि आसान सा प्रश्न है तो यह सब जो है इस तरह का आप लोगों को फैक्ट पूछा जाता है। तो औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको कि हम लोग CISF के नाम से जानते हैं, और CISF की यदि स्थापना पूछा जाता है तो स्थापना आपको याद, सबसे पहले CISF भारत सरकार के लिए क्या काम करते थे? जितने भी आप सरकारी इमारत आपको देखने को मिलता है, जो भी सरकारी इमारत है, आपको ताजमहल है या कहीं पर आगरा में, आगरा में तो ताजमहल है ना। यदि लाल किला के होंगे दिल्ली का, दिल्ली में जो आपको लाल किला देखने को मिलता है, ये सभी आपको, है ना, इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है मेट्रो की जिम्मेवारी। यदि भारत आपको पटना में मेट्रो बन रही है, यदि दिल्ली मेट्रो गए हैं तो दिल्ली मेट्रो में भी ये जितने भी सरकारी संपत्ति कह सकते हैं कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसके पास है? ये आपको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के पास ही है। और इसकी स्थापना होती है कब होती है? 1969 ईस्वी में होती है। कब होती है? तो 1969 ईस्वी में आपको देखने को मिलता है CISF की स्थापना। तो आसान सा प्रश्न है और इसका जवाब आप हो गया आपका, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न क्या है कि सर्वप्रथम आपको कुछ कंप्यूटर से यदि प्रश्न आता है तो कुछ कंप्यूटर का प्रश्न भी आपको कवर किए हुए हैं। सभी तरह का आपको मिक्सअप प्रश्न देखने को मिलता है। इसी वजह से जो है ऐसा नहीं सोचेंगे कि केवल एक ही तरह का एकदम आर्ट भरा हुआ, सभी तरह का आपको प्रश्न मिलेगा, है ना। अभी देखिए कुछ लगातार आपको कंप्यूटर से कुछ प्रश्न आएगा तो सभी तरह का आपको सेट करवाया जाता है, और सभी तरह का जब सेट करवाया जाता है तो उसमें सभी तरह का प्रश्न होता है। सर्वप्रथम आपको कंप्यूटर माउस की पूछ रहा है कि माउस की खोज किसके द्वारा किया गया था। बहुत सारे छात्र जो है आंसर मारे थे चार्ल्स बेबेज, जो हो जाता है गलत जवाब, है ना। इसका जो आंसर होता है ये डगलस आपको एंसेल बार्ट होते हैं। क्या होते हैं? सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की यदि बात करें कि माउस जो चलाते हैं, ठीक है, तो माउस की जो खोज की गई है ये डगलस आपको एंसेल आपको बार्ट के द्वारा किया गई है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आंसर आपका क्या देखने को मिलता है? ये B नंबर आपका आंसर इसका देखने को मिलता है। वही पर लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है कि डेस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजनों के लिए जो है वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट्स पर जो है ये चाहता है। तो आपको एक पूछा है कि डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजनों के लिए जो वेब लोकेटिंग आपको इंडेक्सिंग वेबसाइट पर ये चाहता है, ये है क्या? इसका आंसर यदि आपके पास जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि जानकारी नहीं है क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग? चलिए प्रियंका यादव जी, यदि प्रियंका यादव जी हैं तो आंसर जवाब दे रहे हैं B नंबर, लेकिन साथ साथ आप ये भी लिखेंगे कि किस नंबर का जवाब दे रहे हैं, कैसे समझेंगे, है ना। चलिए उम्मीद है कि आप 117 का B आंसर दे रहे होंगे। 117 का B था और इसका जवाब जो है आपको देखने को मिलेगा ये C है। 118 का जवाब जो है क्या है? 118 का C नंबर स्पाइडर इसका जवाब है सही। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से जो है किसका उपयोग करके वेब पेजेस का जो है निर्माण किया गया है ना। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का आपको निर्माण किया गया है। यहां पर आपको अब 4 ऑप्शन है, HD, आपको TP या आपको SMTP या HTML या आपको HTML। किसका नाम आपको लग रहा है? ये आपको 2, 3, 4, 5 प्रश्न हो सकता है कि कंप्यूटर से प्रश्न पूछा जाता है। तो किसी किसी सेट में आपको आज के सेट में जो है आपको कुछ प्रश्न था कंप्यूटर से था, तो कंप्यूटर से था तो कुछ प्रश्न आप लोगों को भी कंप्यूटर से करवा देते हैं। ये प्रश्न का यदि बात करें कि इस प्रश्न का जवाब जो आपको क्या देखने को मिल रहा है, निम्नलिखित में से आगे से हट जाते हैं जिससे आपके प्रश्न आपको सीधे तौर पर जो है स्पष्ट आपको दिखाई पड़े। 119 का यदि बात करें आप लोगों का जवाब अभी तक आया है 119 का, आपको ऋचा कुमारी जी है तो आंसर दे रहे हैं ए। आंसर 118 का, 118 का C बिल्कुल ठीक है। 119 का जवाब देंगे राजा बाबू जी। आंसर विल बी आपको A और B, A और B, A और B, A और B में कुछ दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो है आंसर होगा C नंबर होगा। क्या होगा? HTML। HTML का नाम सुने होंगे। तो इसका जो है आपको उपयोग करके वेब पेजेस का जो निर्माण किया जाता है ये किससे? ये HTML से है ना। आंसर आपको ये C नंबर का हो गया पेन को, HTML आपको देखने को मिल रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आसान सा जवाब है। चलिए ये भी क्या है? कंप्यूटर से है। चलिए कंप्यूटर से ही अगला प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न होगा कंप्यूटर से। जो अगला प्रश्न देखने को मिला है, निम्नलिखित में से जो है वर्ड आपको प्रोसेसर में पैराग्राफ
फॉर्मेटिंग क्या शामिल है। तो निम्नलिखित में से जो वर्ड आपको प्रोसेसर में जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल होती है, ये क्या होती है, लाइन स्पेसिंग है ना, जो यहाँ पर जो लाइन पंक्ति जो अंतराल करते हैं प्रोसेसर में जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जो है क्या शामिल है, ये आपको देखने को मिलता है क्या, तो पंक्ति अंतराल। इसका हम आंसर ही केवल आपको बता देते हैं, तो आपको 120 का आंसर जो जा रहा है डी नंबर आंसर जा रहा है। वहीं पर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न का जवाब क्या है और अगला प्रश्न का जवाब आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। आसान सा जवाब है ध्वनि की तीव्रता जो है मापने की इकाई को पहचाने, है ना। तो ध्वनि की तीव्रता जो मापते हैं उसको किससे मापते हैं, यह जवाब तो दे सकते हैं। किसका जवाब है, 121 का जवाब है। 121 का जवाब यदि बात करें 121 का जवाब आप बताएंगे। थोड़ा सा मेरे से कंप्यूटर जो है कॉर्नर में स्क्रीनिंग है, तो 121 का जवाब क्या है आइए बताते हैं। मैसेज डिलीट क्यों हो जा रहा है आप लोगों का, कोई फॉल्ट हो रहा है या क्या हो रहा है, चलिए अच्छा कोई बात नहीं है। बहुत सारे छात्र का जो जवाब आपका आंसर 121 का ए दे रहे हैं। 121 का, अरे 121 का ध्वनि की तीव्रता है ना, ध्वनि की तीव्रता बाबू साहब 121 का कौन सा जवाब है राजा बाबू जी, 121 का ए कैसे होगा 121 का, हाँ अच्छा प्रियंका जी जो है, प्रियंका जी जो है डी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है 121 का डी, हाँ इस बार सही है राजा जी, है ना। चलिए इस बार सही है, इस बार सही है, डेसिबल 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 है ना, इस बार सही है ना। आइए स्पीड पर बात कर लेते हैं। जो कैंडला आपको देखने को मिलता है ये ज्योति तीव्रता का है ना, तो ज्योति तीव्रता की यदि बात करें तो ज्योति तीव्रता का कैंडला है। एम्पियर आपको समझ में आता है कि एम्पियर किसका है, और समुद्री मील आपको देखने को मिलता है, तो समुद्री मील किसका है। जान रहे हैं इस सब का, जानते हैं या नहीं जानते हैं ये बताइएगा, है ना। उम्मीद है कि सभी का ये सब का प्रश्न तो आसान आसान होता है, ये सभी का जानते होंगे। तो ज्योति तीव्रता और उसके बाद विद्युत धारा, उसके बाद आपको जो समुद्री मील देखने को मिलता है ये आपको किसका, नॉटिकल मील में मापा जाता है। समुद्री मील को किसमें, नॉटिकल मील में मापा जाता है, और एम्पियर को विद्युत धारा के रूप में मापा जाता है, और ज्योति तीव्रता आपको है ना, ज्योति तीव्रता कैंडेला के रूप में मापा जाता है, और ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। वहीं पर बात करें अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न भी आसान है। हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है। तो हवा की गति को यदि बात करें कि हवा की गति को जो है मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, एनीमोमीटर या एरोमीटर या स्पेक्ट्रो आपकोमीटर या स्पीडोमीटर, सभी पर हम बातचीत करेंगे। पहले आप लोगों का जवाब देखते हैं कि आप लोगों का जवाब क्या दे रहे हैं ना। 122 प्रश्न, 122 नंबर का प्रश्न है, और 122 नंबर का प्रश्न है जो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आया है जवाब आप लोगों का 122 का, आप लोग अभी तक जवाब नहीं दिए हैं। थोड़ा सा चलिए, यदि वीडियो आप देख रहे हैं, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है। और यदि आपके पास ग्रुप है एक दो तो आप शेयर कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सर का चैनल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा प्रमोट होगा, है ना, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, कुछ और छात्र जुड़ेंगे तो और आप लोगों को अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ पर आते हैं हवा की गति की यदि बात करें कि हवा की गति है ना, और हवा की गति को मापा जाता है किससे मापा जाता है, एनीमोमीटर या एरोमीटर, दो में ही आप लोगों को दिक्कत होगा। या हो सकता है कि आप लोग कुछ छात्र आपको एनीमोमीटर लग रहा होगा, हो सकता है कुछ छात्र को आपको एरोमीटर लग रहा है। और आज का जो प्रश्न था, और आज के प्रश्न में भी कुछ छात्र जो है यहाँ पर हम देख रहे थे कितने प्रश्न जवाब गलत कितने छात्रों का था, तो कुछ छात्रों का ही जवाब गलत था, नहीं तो अधिकांश का क्या था, सही था, ठीक है। चलिए इसका जवाब जो हो जाता है क्या हो जाता है, तो इसका जवाब आपको देखने को मिलता है ए नंबर। एनीमोमीटर जो होती है वायु की गति को मापा जाता है, जबकि आपको यहाँ पर जो एरोमीटर देखने को मिलता है ये वायु आपको जो गैस देखने को मिलता है ना, वायु आपको जो देखने को मिल रहा है इसके घनत्व को, वायु के गैसों का घनत्व मापते हैं। यहाँ पर क्या मापते हैं, एरोमीटर में वायु के गैसों का घनत्व, वायु के गैसों का घनत्व मापते हैं, गैसों का घनत्व। वहीं पर यदि बात करें आपको क्या कहते हैं देखने को मिल रहा है क्या, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर तो आसान सा है, इसके बारे में बात करते हैं। स्पीडोमीटर आसान सा है, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं कोई, या गाड़ी आप नहीं भी चलाते होंगे, गाड़ी देखे होंगे कि कोई ना कोई व्यक्ति चलाता है, और गाड़ी के आगे में क्या रहता है, एक छोटा सा यंत्र आपको लगा हुआ रहता है, आप कितना स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं ना, आप 180 से चला रहे हैं, 180 तो नहीं चलाते होंगे, लगभग आप 100 की स्पीड से चला रहे हैं, 100 की स्पीड से कम चलाते हैं, लगभग आप 60 की स्पीड से चलाते होंगे ना, तो 60 की स्पीड से चला रहे हैं कि कितने की स्पीड से चला रहे हैं, और बहुत सारे छात्र रहते हैं कि एकदम 100 पर पहुंचाने के करीब रहते हैं ना। तो ये आपको देखने को मिलता है स्पीडोमीटर, अर्थात वाहन की गति को मापा जाता है। वाहन की गति को किससे मापा जाता है, वाहन की जो वाहन कोई भी वाहन है तो वाहन की गति को मापा जाता है, वाहन की गति को स्पीडोमीटर से, है ना। और यदि बात करें यहाँ पर एक नाम है स्पेशल
स्पेक्ट्रो आपको मीटर है। तो स्पेक्टर आपको किससे संबंधित आ रहा है? ये प्रकाश से संबंधित आ रहा है। लग रहा है कहना कि स्पेक्ट्रोमीटर, तो ये जो है प्रकाश, तो प्रकाश के आपको देखने को मिलता है, प्रकाश के गुणों को जो मापने का मापा जाता है, ये किससे मापा जाता है? प्रकाश इधर लिख देते हैं। प्रकाश के गुणों को मापने का जो प्रयोग किया जाता है, ये किससे? प्रकाश के गुण को, प्रकाश के गुणों को मापते हैं किससे? तो स्पेक्ट्रोमीटर से मापते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। एनोमीटर से हवा की गति को मापते हैं, वायु के गैसों का आपको एरोमीटर से मापते हैं, और स्पीडोमीटर से वाहन की गति मापते हैं, और स्पेक्ट्रोमीटर से आपको प्रकाश के गुणों को मापते हैं। ये आंसर हो चुका है, तो आंसर आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न क्या है? और अगला प्रश्न भी आसान सा है। दीपक की बाती है ना, तेल ऊपर जो चढ़ने का जो है क्या कारण है? आपको आसान सा है कि आपको केशिका क्रिया है, या बाती के माध्यम से तेल का प्रसार होती है, या आपको तेल बहुत हल्का होता है, या पृष्ठ तनाव होता है। कौन सा कारण है कि दीपक की बाती जो है, आप गांव घर में देखे होंगे, गांव घर में क्या दीपक तो आपको देखे ही होंगे, दीपक क्या दिए है दीपक का। चलिए, ये जो दीपक आपको देखने को मिलता है ना, तो ये दीपक में जो है बात, ये जो जलती है, ये उड़ाती है ऊपर में, तेल रहता है नीचे में, तो क्यों जलती है? वजह क्या है ये दीपक का जलने का? कारण क्या है? तो ये दीपक का जलने का कारण क्या है? आइए जवाब देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 122 का ए, 122, चलिए 122 का पीछे में ए, चलिए सही है। 122 का ए जो भाई साहब प्रियंका जी दे रहे हैं, तो प्रियंका जी है ना, ठीक है। यदि आप, चलिए 123 का आप जवाब दे रहे हैं, बी नंबर 100 जवाब, बाती के माध्यम से तेल का प्रसार। थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। 123 में जो है बी आंसर नहीं होगा, 123 में बी आंसर नहीं होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर जो है दीपक की बाती के जो तेल के ऊपर जो चढ़ने का ये क्या कारण है? ये जवाब सही है लगभग। आपको पता है कितने लड़कों का सही है? लगभग जो है ये 90% से ऊपर का लड़का का जवाब सही है। इसका मतलब है कि सभी का सही है ना। 90% चांस समझना कि सभी का सही है। ये होती है केसी का कारण, कैपिलरी आपको एक्शन होती है। कैपिलरी एक्शन आपको बायोलॉजी में भी पढ़ा है, छोटी छोटी कैपिलरी केसिका, ब्लड में भी आपको देखो, ब्लड वेसल से आपको बनता हुआ देखते हैं कैपिलरी। और यह जो है केसिका, यह आपको पेड़ पौधा में जो है कैपिलरी के माध्यम से जो है, जो जाइलम होती है, पानी को ऊपर खींचती है। और दीपक भी जो है बाती के तेल के ऊपर जो चढ़ती है, किस कारण से? ये केसिका कारण से। किस वजह से? तो कैपिलरी एक्शन की वजह से, है ना। तो कैपिलरी एक्शन, एक बार में हम थोड़ा सा, यदि आपका गलत हुआ है प्रियंका जी, तो हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि केसिका क्रिया जो है, कैपिलरी एक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी द्रव हो सकता है ना, कोई निश्चित नहीं है कि तेल ही है। कोई द्रव, जैसे कि मान लेते हैं कि पानी, बाहरी बल के बिना, किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगा रहे हैं, और अपने आप ये क्या हो जाएगा, किसी संकीर्ण स्थान या नली, केसिका नली मतलब छोटी छोटी नली कह सकते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के ये विरुद्ध ऊपर चढ़ता है। केसिका किसको कहेंगे? जो कोई भी द्रव जो है गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींचेगा, सभी वस्तु को खींचता है अपनी ओर, लेकिन ये क्या करता है, इसके विपरीत ऊपर चढ़ रहा है ना। ये यही ना हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर चलना चाहिए, लेकिन तेल क्या हो रहा है, इसके विपरीत ऊपर चल रहा है। तो छोटी छोटी क्या होती है, रुई जो होती है, तो उसमें क्या छिद्र है, नली है छोटी छोटी, तो उस नलिका के माध्यम से, केसिका के माध्यम से रुई भीगती है, तो ये ऊपर की ओर चढ़ते जा रही है, ऊपर की ओर चढ़ते जा रही है। तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ये काम करता है, ये भी आप समझते हैं। ये आपको क्या होती है, केसिका होती है। और कह सकते हैं इसको कैपिलरी एक्शन। हम लोग के शरीरों में भी कैपिलरी एक्शन का कार्य होते हैं, पेड़ पौधा में भी कैपिलरी एक्शन होती है। और पेड़ पौधा में जो है, इसी वजह से जाइलम जो सुनने होंगे नाम, जोफोर जाइलम, ये भी प्रश्न आपको शुरुआती में करवा चुके हैं, इसी में करवाया है। जोफोर जाइलम और जोफोर जल, जल जो है पेड़ पौधा जो खींचती है ऊपर, ये किस माध्यम से? ये केसिका के क्रिया के माध्यम से ही। तो आंसर उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, और आंसर जो है क्या बनेगा? आंसर बनेगा ए नंबर आंसर बनेगा। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न का जवाब आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। आसान सा जवाब है, और यह जो है हम लोग जो है आसपास ये देखते हैं, 2-3 दिन पहले बारिश भी हुई थी, उसमें भी आपको देखने को मिला होगा। क्या है प्रश्न, पढ़ेंगे। बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज उसकी चमक से काफी बाद में सुनाई देती है। क्या कह रहा है कि बिजली की जो गड़गड़ाहट होती है, आवाज क्या होती है, उसकी चमक से काफी बाद में, मतलब कि चमक हम लोग को पहले चमक जाता है, बिजली जब चमकती है तो चमक हो जाती है, बाद में कुछ सेकंड के बाद आपको आवाज, एकदम बादलों का आवाज आता है। वही पूछ रहा है, चमक से काफी बाद में ये सुनाई पड़ती है, आवाज काफी बाद में सुनाई पड़ती है। इससे क्या ज्ञात होता है, मतलब इसका क्या कारण है, क्या कारण है जो ऐसा होता है? जवाब दे सकते हैं आप लोग। यदि जवाब दे रहे हैं तो अच्छी बात है ना। चलिए, वेन 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 जब, हाँ, तो ये आप जब जवाब लिखेंगे, ठीक है, यदि जवाब आप देना चाहते हैं। चलिए, आप
आप यदि अपने में बातचीत कर रहे हैं, चलिए तो अच्छी बात है। तब हम यहाँ पर जो है तो व्यवधान होगा, तो थोड़ा सा हम आ जाते हैं प्रश्न पर, डायरेक्ट आते हैं। बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज जो है उसकी चमक से जो है काफी बाद में सुनाई देती है, इसका क्या कारण है, क्या वजह है? तो ये वजह है आपको ए नंबर वजह। ए क्या है कि ध्वनि की गति क्या होती है, प्रकाश की गति से आपको बहुत कम है। तो ध्वनि की गति आपको 320 332 के आसपास तो बहुत कम होती है। तो ध्वनि की गति जो है प्रकाश की गति से क्या है, बहुत कम देखने को मिलती है। वजह क्या है, यही वजह है ना। ध्वनि की गति जो है प्रकाश की गति से क्या होती है, बहुत कम होती है। तो आंसर आपका देखने को मिल रहा है क्या, ए नंबर आंसर देखने को मिल रहा है ना। ऐसा देखने को मिलेगा, आप कहीं पे भी होंगे, बिजली की गड़गड़ाहट, यदि आप खड़े होंगे तो बिजली की चमक जो है आपको पहले चमक जाती है, और इसकी आवाज जो है, बादलों की जो आवाज आपको देखने को मिलता है, बाद में आपको सुनाई को पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो है ये सीधी सी बात है कि आपको जो आवाज है इसका जो देखने को मिलता है, ध्वनि का जो वेग देखने को मिलता है, ये कम होता है किससे, प्रकाश के वेग से। इस वजह से ये कारण होती है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। और अगला प्रश्न है कि जब हम प्याज को काटते हैं ना, प्याज काटते हैं तो आपको देखने को मिलता है सिंथेस एंजाइम, प्याज के अमीनो एसिड सल्फो, आपको क्या लिखा हुआ, सल्फो का सल्फ है ना, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं, इसी को पढ़ देते हैं सुधार करके। आपको सल्फोक्साइड लिखा हुआ है, सल्फोक्साइड को जो है किस एसिड में जो है परिवर्तित किया जाता है। तो सल्फोक्साइड को जो है किस एसिड में परिवर्तित किया जाता है ना, सल्फोक्साइड। चलिए ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसको और चांद बिंदु करना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है सल्फोक्साइड को जो है आपको किस एसिड में जो है परिवर्तित करता है, कौन सा, जब हम किसी भी प्याज आप खाते ही होंगे, प्याज को काटते हैं तो सिंथेस एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड को जो है सल्फोक्साइड को जो है किस एसिड में जो है परिवर्तित कर देता है। तो नाम जो मिलता जुलता देखने को मिलेगा, सल्फोक्साइड, और यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, सल्फेनिक एसिड में ये क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो आंसर इसका क्या बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 125 का आपको आंसर देखने को मिल रहा है, ए नंबर आंसर देखने को मिल रहा है। 124 का आप अब भी 124 पे हैं, 125 पे चलिए, 124 का आंसर, हाँ ठीक है, 124 का भी आंसर ए है और 125 का भी आंसर क्या है, ए ही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से जो आपको देखने को मिल रहा है, कौन सी गैस को हास्य गैस, लाफिंग गैस कहते हैं? क्या आसान सा जवाब है ना। ये सब तो सभी का, लगभग सभी लड़कों का जो है सही है। निम्नलिखित में से जो कौन सी आपको गैस जो है हास्य गैस, जो लाफिंग गैस कहते हैं, तो लाफिंग गैस जो है किसको कहा जाता है, कौन से गैस को कहा जाता है? लग रहा है आपको नाइट्रस ऑक्साइड को, या आपको नाइट्रोजन पेरोक्साइड को, या आपको नाइट्रोजन को, या आपको नाइट्रिक ऑक्साइड को। कौन सा गैस ऐसा है जिसको कि हास्य गैस, हंसने वाली गैस के रूप में भी हम लोग जानते हैं? आंसर आसान सा है, जवाब आप लोग दे सकते हैं। यदि आपको जवाब आ रहा है तो 126 का जवाब लिखने का प्रयास करेंगे। 126 का, 125 का बिल्कुल आपका सही है आंसर, है ना। प्रियंका जी सही आंसर दे रहे हैं। और राजा जी क्या हो गया, है ना, राजा बाबू, ठीक है, नाम अच्छा लिखे हैं राजा बाबू, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लेते हैं, अगला जवाब ले लेते हैं, जल्दी से बताएंगे आप लोग प्रश्न, है ना। आसान सा जवाब है ये प्रश्न को, कम से कम तो आप लोग जवाब देना चाहिए, ठीक है। चलिए तो निम्नलिखित में से कौन सी आपको गैस जो है हास्य गैस के रूप में, हंसने वाली गैस देखने को मिलता है? इस गैस का यदि प्रयोग किया जाता है तो ये गैस जो है आपको जो है हंसा हंसा के जो है जान मार देगा। ये गैस है कौन सा, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये जो है आपको कौन सा, तो नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है किस रूप में, ये आपको जाना जाता है लाफिंग गैस के रूप में जानता है। तो 126 का आंसर आपको, इसको 126 का भी आंसर आपका ए ही देखने को मिला, बिल्कुल। चलते हैं अगले प्रश्न पर, चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक बातें कर लेते हैं। ये जो आपको देखने को मिलता है नाइट्रोजन पेरोक्साइड जो देखने को मिलता है, ये क्या है, जहरीली गैस है। इसके बारे में बता देते हैं आप लोगों को, ये क्या है, जहरीली गैस है ना। क्या हो गया, ठीक है, ये कहीं देखेंगे तो इसको जो है इससे बचने का प्रयास करेंगे। ये क्या है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, और केवल नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के बारे में भी हम लोग को जानते हैं कि जो हम लोग का वायु है इसमें कितना प्रतिशत आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है। हम अप्रोक्स नहीं लेते, अप्रोक्स में लेके चल लेते हैं, पूरी तरह से नहीं, 78 पॉइंट कुछ होता है, यहाँ पर जो है हम लोग 78% ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन हम लोग को जो देखने को मिलता है, ये वायु में जो हम लोग सांसों के माध्यम से नाइट्रोजन तो 78% अंदर लेते हैं, लेकिन हम लोग के अंदर में कोई क्रिया नहीं है कि अंदर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 78 लेते हैं, 78 छोड़ भी देते हैं।
ठीक है। तो 78%, लेकिन वायु में क्या है 78% आपको ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन हम लोग को सीधी सी बात है इनहेल करते हैं तो नाइट्रोजन भी चला जाता है, लेकिन नाइट्रोजन को हम लोग को यूज करने का कोई सामग्री नहीं है शरीर में, तो नाइट्रोजन जितना लेते हैं उतना छोड़ भी देते हैं। तो वायु में आपको देखने को मिलता है 78% क्या है, तो 78% आपको नाइट्रोजन है। और यदि बात करें कि आपको ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन आप जानते हैं 20 पॉइंट कुछ, तो हम 21% के आसपास ले लेते हैं। ठीक है, कम से कम ये दो तो आपको याद रहनी चाहिए, तो नाइट्रोजन के बारे में, और नाइट्रिक ऑक्साइड ये आपको आवश्यक नहीं है। चलिए अगला बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से 127 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक जो है मुलायम होती है, ऐसी कौन सी धातु है। चलिए ये सब तो आप लोग यूज करते होंगे, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, टीन, है ना। कौन सा आपको लग रहा है कि जो है सबसे मुलायम होती है, एकदम सबसे मुलायम, आराम से उसको जो है छुए तो आराम से कह सकते हैं कि मुलायम आपको देखने को मिलेगा, ऐसी कौन सी धातु है ना, कि कह सकते हैं मुलायम। और मुलायम ऐसी कौन सी धातु है, जल्दी से बताएंगे, जवाब दे देंगे, आसान से जवाब है, दे रहे जवाब आप लोग। उम्मीद है कि हम सोच रहे हैं कि होंगे कि आप जवाब दे रहे होंगे। 21%, 21%, 21% ऑक्सीजन के बारे में बोले हैं, ठीक है। 21% आप क्या हम और कुछ बोल दिए क्या, 21% ऑक्सीजन। चलिए प्रियंका जी जवाब दे रहे हैं आप किस नंबर का, एल्युमिनियम। 127 का जवाब क्या लिख रहे हैं, बी क्या 127 का जवाब, नंबर बताएंगे क्या 127 का आप भी लिखे, एल्युमिनियम। यहां पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो सबसे अधिक मुलायम होती है, ऐसा एकदम मुलायम होती है ना, ज्यादा कठोर नहीं है, मुलायम है, आराम से मुलायम होती है, कौन सी लग रही है ना। प्रिया आप लोग लड़का हैं या लड़की हैं, ठीक है। ऐसा ना कि लड़का मान चले कि लड़की का आईडी बना के जो है कमेंट कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, लड़का हो या लड़की हो, कमेंट आपका किसी का आ रहा हो, ठीक है। क्यों, इस वजह से हमको ये अनुभव हो रहा है, वजह ये है कि यदि आपको इसका जवाब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है दिक्कत है ना। आप यदि लड़की हैं और लड़की हो के यदि ये जवाब नहीं आ रहा है और आंसर आप गलत दे रहे हैं, चलिए वैसे कोई हो सकता है नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन सभी लड़की को मालूम है, ठीक है, कि लड़की को मालूम है क्या, जितने भी जो धातु सभी चाहती क्या है कि सोना पहने, है ना, क्या पहने, सभी को सब आवश्यकता क्या है, शादी में क्या चीज कर सकते हैं, एकदम सबसे ज्यादा डिमांड रहता है सोना का, किसका डिमांड रहता है, सोना का, ठीक है। आंसर सी होगा, क्यों सोना होगा, क्योंकि सोना जो है बहुत पतली मुलायम होती है, आधातु वर्णीय होती है, पतली चादर बना सकते हैं, और इसका एकदम पूरा देखते हो बहुत पतले से जो है एकदम क्या कहते हैं धागा नुमा इसका तैयार कर सकते हैं, क्या सिकरी सब तैयार होते हैं, गला में जो आप देखने पहनने का जो सामग्री होते हैं वो सब बहुत पतली इससे धागा तैयार कर सकते हैं सोना से। तो ये क्या होती है, धातु में धातु है, सभी धातु ही है, लेकिन धातु में सबसे पूछ रहा है कि अधिक मुलायम कौन सी होती है, तो मुलायम हो जाता है कौन सा, अपना ये प्यारा सा सोना, ठीक है। ये जो प्यारा सा सोना है देखने को मिलता है, आराम से जो है ये सबसे मुलायम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी भी आईडी से, आप लड़का हो या लड़की हो, कोई भी आईडी से आप जो है जवाब दे सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। राजा बाबू जी चलिए, हम समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए 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 चलिए, आज तो उम्मीद के समझ चुके होंगे। आते हैं, बात करते हैं यहां पर आते हैं, और अगला आपके लिए नंबर है, आपके लिए 128 नंबर का प्रश्न, और 128 नंबर का प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि आपको पेलियोंटोलॉजी है ना, आप सुने होंगे शरीर के बारे में, जो है ये होती है पृथ्वी का जो है आपको भागों के बारे में बताया जाता है। पेलियोंटोलॉजी नामक जो है संकाय पूछ रहा है कि इनमें से किसके अध्ययन से ये संबंधित है। अब देखिए ये प्रश्न सभी जो है पूछा गया सेट में, आपको दिखा देता है कि सेट मेरे पास है, उस वजह से, क्योंकि लड़कों को कंफ्यूजन होता है कि प्रश्न हम क्या कहते हैं अपने मन से तैयार करें, अपना मन से नहीं दे रहे, जो आपको सेट करवाते हैं सुबह में वही सेट का ये प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न आपको गौर करके रखिएगा, तो प्रश्न आपको सभी जो है लड़कों से ये किया गया है, प्रश्न सेट का ये प्रश्न है। तो ऐसा नहीं है कि अपने मन से कोई प्रश्न नहीं है, और जो भी प्रश्न वो हो सकता है किसी का कभी कभी प्रश्न में कुछ ना कुछ हो सकता है कि खामियां हो, उसको हम सुधार करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ध्यान रखेंगे कि पेलियोंटोलॉजी आपको पूछा गया है, तो ये किसके बारे में बता रहा है, कि पेलियोंटो नामक संकाय जो है इनमें से किसके अध्ययन से ये संबंधित है, ठीक है। जानते हैं किसके बारे में संबंधित है, यदि जानते हैं तो आप जवाब दे सकते हैं कि ये पेलियोंटोलॉजी जो किससे संबंधित आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, पेलियोंटोलॉजी जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जीवाश्मों के आधार पर जो पृथ्वी के जीवन का इतिहास बताया, तो ये पेलियोंटोलॉजी से यही होगा आंसर, है ना। यहाँ पर यदि बात करेंगे पृथ्वी के आंतरिक भागों में, तो ये बताएगा नहीं कोई भी, जो मान के चले अध्ययन, तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में तो कोई अध्ययन बताएगा नहीं, ये बताएगा किसके बारे में, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो है क्या जीवन था, नहीं जीवन था, कब से जीवन प्रारंभ हो रहा है,
ये कोई ना कोई जो है आपको बता रहा है, ये पैलियोंटोलॉजी बता रहा है। तो जीवाश्मों के आधार पर जो है पृथ्वी के जीवन का ये इतिहास बताता है और इसी को जो है बोला जाता है क्या, पैलियोंटोलॉजी बोला जाता है, नामक संख्या है ना। तो ये जो है पैलियोंटोलॉजी किससे, तो आपको जीवाश्मों के आधार पर जो पृथ्वी के जीवन के आपको बारे में इतिहास बताता है। चले अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए सही है, आप लोग बना रहे हैं। चलिए सर जी आज प्रेजेंट चलिए 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 चलिए, समझ रहे, चलिए कोई बात नहीं। आते हैं यहाँ पर, आते हैं, बातचीत करते हैं। 129 नंबर का प्रश्न का जवाब करते हैं ना। मानव शरीर की त्वचा की जो है बाह्य परत के लिए है निम्नलिखित में से किस शब्द का जो है उपयोग किया जाता है ना। अब आसान से जवाब है कि मानव शरीर की जो है त्वचा की जो है बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से जो है किस शब्द का उपयोग किया जाता है, लैरिंक्स का या क्वाड्रिसेप्स का या एपिडर्मिस का या केराटिन का। ये अच्छा प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, ये आपको तो साइंस से प्रश्न है और साइंस से बायोलॉजी से ये संबंधित प्रश्न है। और लैरिंक्स के बारे में आप लोगों को पढ़ाए हैं, जो गुरुकुल वाले होंगे मेरे से जो पढ़े हैं बायोलॉजी, उनको तो अच्छे से पढ़ाए हैं। आपको जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाए थे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पढ़ाए थे लैरिंक्स, जहां से हम लोग ये बोल रहे हैं, ये कहां से बोलते हैं, ये आपको श्वास नली में पाई जाती है। क्या श्वास नली से आपको पहले जो आपको ट्रेकिया से ऊपर पाई जाती है लैरिंक्स पाई जाती है, और लैरिंक्स जो है यहीं पर हम लोग का वोकल कॉर्ड होती है। तो ये तो आपको होगी नहीं क्योंकि ये तो है किसका, श्वसन तंत्र का ये भाग है, आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो केराटिन जो देखने को मिलता है एक प्रकार का, ये क्या है, एक प्रकार का ये अभी प्रोटीन है। ये क्या है, एक प्रकार का ये प्रोटीन है ना। और यदि बात करें कि ये विशेष प्रकार का जो प्रोटीन है इससे क्या तैयार होती है, बाल नाखून, जो केराटिन होती है, जो बाल नाखून आपको देखने को मिलती है, ये किससे तैयार होती है, ये आपको देखने को मिलता है, इसी से तैयार हो आपको होते हुए दिखाई पड़ रहा है ना, किससे, केराटिन से। क्या आपके लिए मैसेज है, ठीक है ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है आप लोगों का क्लास कुछ देर के बाद होने वाली है ना। चलिए वो समय हो चुका है, चलिए आते हैं। यहाँ पे जो लैरिंग्स आप समझ चुके होंगे कि लैरिंग्स जो आपको देखने को मिल रहा है, तो लैरिंग्स आपको देखने को मिल रहा है क्या, ये आपको क्या श्वसन रेस्पिरेटरी का सिस्टम है। यदि बात करें कि आपको क्वाड्रिसेप्स ये क्या होती है, ये आप पढ़े होंगे कि सबसे बड़ी हड्डी पढ़े होंगे, किसके बारे में पढ़े होंगे कि सबसे बड़ी हड्डी पढ़े होंगे कहां पर, ये आपको फीमर जो जांघों के पास होती है। और ये क्या है, मांसपेशी है। क्वाड्रिसेप्स क्या होती है, आपको सबसे बड़ी हड्डी जो आपको देखने को मिल रहा है जांघों की, कह सकते हैं कि जांघों की जो आसपास जो मांसपेशी है इसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रिसेप्स बुलाता है। और केराटिन आपको पता है कि एक प्रकार का प्रोटीन है जिससे कि हम लोगों का बाल बनती है, नाखून बनता है, ये आपको। और त्वचा का, और त्वचा बाह्य त्वचा को बुलाता है एपिडर्मिस, है ना। तो डर्मिस जो आपको देखने को मिलता है, डर्मिस से संबंधित एपिडर्मिस क्या है, आपको त्वचा की बाह्य परत को जाना जाता है, किस रूप में, एपिडर्मिस के रूप में हम लोग जानते हैं। वहीं पर लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न जो देखने को मिलता है क्या, प्रसिद्ध आपको विकासवादी चार्ल्स डार्विन, सभी आपको साइंस से आया प्रश्न है कि प्रसिद्ध आपको विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने जो है अपनी किस पुस्तक में जो है अपने सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया है ना। तो चार्ल्स डार्विन के बारे में भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि चार्ल्स डार्विन जो है आपको देखने को मिलता है, इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है, और ये जो किताब आपको द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, किताब का ही नाम है, पुस्तक पूछ रहा है क्या, किस पुस्तक में, ये पुस्तक जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई। तो आंसर इसका क्या बनता हुआ दिखाई पड़ा है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये पुस्तक कब लिखी गई है, ये आपको 1859 ईस्वी में, कब, तो 1859 ईस्वी में ये किताब जो है इनका प्रकाशित होता है। और इसमें जो है इवोल्यूशन के बारे में बताया जाता है, इवोल्यूशन, और किसका इवोल्यूशन, तो ये पूरी तरह से जो है विकास, जो हम मानव का जो इवोल्यूशन होती है, ये विकासवादी सिद्धांत किसका, डार्विन का ये सिद्धांत बताता है। जो किताब है, ये किताब आपको याद होनी चाहिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आपको देखने को मिलती है। क्या कमेंट है, सॉरी आई विल नॉट रिप्लाई टू मैसेज। चलिए आप मैसेज किसी और से पूछ रहे हैं क्या, यदि मेरे पास तो केवल जवाब आएगा तो हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं, क्लास है मिस, बैठ जाएंगे, क्लास है ना, बैठ जाएंगे, कुछ देर के बाद आपकी क्लास होगी। चलें अगले प्रश्न पर बात करते हैं, और अगला प्रश्न आपके लिए देखने को मिल रहा है क्या, 130 नंबर का प्रश्न देखने को मिल रहा है क्या, वसा का जो है पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज के बारे में, और लाइपेज भी आपको पढ़ा चुके हैं कि लाइपेज निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा जो है ये स्रावित होती है। आपको शरीर के भागों में जब पढ़ा रहे थे, खास करके देखेंगे तो उससे आपको बताए हैं कि वसा का जो पाचन होती है, वसा का पाचन आपको कहाँ का प्रारंभ होता है, तो होती तो वैसे छोटी आंत में जाके प्रारंभ होती है, छोटी आंत में,
लेकिन छोटी आंत में ये जो स्रावित होती है, लैपेज जो स्रावित करती है, ये लैपेज स्रावित किसके द्वारा होती है? ये आपको अग्ना से, पेनक्रियास के द्वारा ये स्रावित होती है। और पेनक्रियास जो है जब स्रावित करती है लैपेज का, ये डेडुलम में जाके मिल जाती है ना। तो ये आपको देखने को मिलता है जो आपको अग्नाशय है, अग्नाशय में आपको देखने को मिलता है क्या आपको, उसके बाद जो है डेडुलम मिलता है और यहाँ पर रहती है, इसमें क्या रहती है? अग्नाशय इधर से रहती है और अग्नाशय में ये मिलाते हैं आपको लैपेज। तो आपका आंसर क्या बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है? बी नंबर आंसर देखने को मिल रहा है ना। तो 130 का आपका आंसर सीधा सा अब आपका जवाब था, आपका आंसर बी नंबर था। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न क्या है आंसर बताने का प्रयास करिएगा। कि अगला 132 नंबर का प्रश्न है और 132 में है कि लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु जो है 120 दिन होती है। ये लिख दिया है आपके लिए कि 120 दिन होती है और तत्पश्चात इनका विनाश किसमें होता है? तो ये जो है आसान सा जवाब है, ये सब सभी पढ़ चुके हैं आप लोग कि लाल रुधिर कोशिकाओं, इसका जन्म जो होता है कहां पर होता है? ये जो निर्माण होती है, ये निर्माण होती है आपको एडल्ट में जो होती है अस्थिमज्जा में होती है। और यदि बात करें कि भ्रूण में कहां पर इसका निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है कहां पर? आपको लीवर में होती है ना। और उसके बाद यदि बात करें कि इसका जो है मृत्यु कहां पर होती है, ये एडल्ट के रूप में, जब एडल्ट होते हैं तो एडल्ट में जो है ये कहां पर? स्प्लीन में, प्लीहा में, है ना। जबकि बच्चों में भ्रूण अवस्था में यकृत में ही जन्म, यकृत में ही मृत्यु, ठीक है। जबकि आपको एडल्ट में ये स्प्लीन दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्प्लीन हो जाएगी। वही पेनक्रियास के बगल में आपको देखने को मिलेगा स्प्लीन देखने को मिलती है। तो आंसर आपका 132 का जो है बी नंबर आपको आंसर देखने को मिल रहा है। क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग? चलिए 130 का आप बी दे, अभी 130 पे ही है। 132 का बी, बिल्कुल 132 का आपको बी आंसर था। आप आते हैं और आंसर आप देने का प्रयास करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। और क्योटो प्रोटोकॉल आपके लिए प्रश्न नंबर 133 का है। 133 का जवाब बताएंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है देश से संबंधित आपको सम्मेलन है। टैक्स से या सीमा पार आतंकवाद से या नाभिकीय आपको परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना से, ये जलवायु परिवर्तन से। आंसर वैसे आसान सा आंसर है ना, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा चुका है। क्योटो आपको जो देखने को मिलता है, ये जापान शहर प्रमुख शहर है और यहाँ पर जो होता है क्या होता है? ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपको देखने को मिलता है, खासकर जलवायु परिवर्तन से ये होती है। आंसर आप लोग लिखने का प्रयास करें कि जलवायु परिवर्तन से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि बात कर ले आपको यहाँ पर कि ये कब होती है, ये कब होती है, तो 1997 में होती है ना, ये ठीक है 1997 में। और 1997 में ग्रीन है गैस से, जो ग्रीन गैस आपको देखने को मिलता है, ग्रीन गैस प्रभाव से। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में जो है खास के जानकारी, और ये बैठक होती है जापान में 1997 में, जो कि है क्या चीज से संबंधित? ये जलवायु परिवर्तन से ये संबंधित आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न जो है इसके बारे में आप लोग जवाब बताने का प्रयास करिएगा कि इसका जवाब क्या है। युद्ध अभ्यास आपको सिलेंक्स है ना, और नाम से समझ में आ जाएगा। ये 2024 आप देखिएगा 2024 का क्यों लिखे हैं? 2024 का इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि प्रश्न है आपके लिए ये पुराना सेट है। और यदि पुराना सेट है तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है, चलिए किसका सेट है, चलिए कोई बात नहीं, सेट छोड़ देते हैं, नाम आपके लिए छोड़ देते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि युद्ध अभ्यास आपको कोई भी पूछे, जैसे ही अभ्यास आपका सिलिंग्स आता है तो ये आप छोड़ देंगे कि वर्ष किस पर पूछ रहा है, कि भारत और वियतनाम होगा या भारत और सिंगापुर होगा या आपको भारत और श्रीलंका होगा। नाम से आप आ जाते हैं तो आपको SLIN है ना, किसमें मिलता जुलता देखने को मिल रहा है? ये आपको श्रीलंका में देखने को मिल रहा है ना। ये भारत और किसके बीच में हो जाता है? तो भारत और आपको श्रीलंका के बीच होती है ना अभ्यास। और यदि बात करें कि आपको भारत और वियतनाम के बीच में, तो भारत और वियतनाम के बीच में होते हैं यहाँ पर विनवैक्स होती है, ठीक है। और यदि बात करें आपको भारत और सिंगापुर, तो भारत और सिंगापुर में क्या होती है? सिम्बैक्स। विनवैक्स यदि बात करें कि ये विनवैक्स होती है, और विनवैक्स के साथ यदि बात करें कि विनवैक्स के साथ यहाँ पर जो है सिम्बैक्स होती है, सिम्बैक्स, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, है ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और ये तो इसका सिलेंक्स का आपको जवाब आपको। अमेरिका से यदि बात करें कि अमेरिका से बहुत सारा होता है, वज्र प्रहार, सब नाम सुने होंगे, वज्र प्रहार। और वज्र प्रहार सब किसके साथ? वैसे अमेरिका से बहुत सारा अभ्यास होता है। युद्ध अभ्यास एक नाम ही है युद्ध अभ्यास। वज्र प्रहार भी किससे होती है? अमेरिका से होती है। और कोई नया आएगा तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। अगले प्रश्न ले लेते हैं कि अगला जवाब जल्दी से। और अगला जवाब जो है आज का सेगमेंट का ये आपके लिए है लास्ट प्रश्न है ना, 135 नंबर का प्रश्न। और इससे आगे हम लोग करेंगे, सीरीज में आगे करेंगे। लेकिन आज का प्रश्न में ये आप जल्दी से बताएंगे इसका जवाब क्या होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 2026 का आयोजन जो है किस देश में हुआ है? 2026 का ये लेटेस्ट आपके लिए प्रश्न है। तो ये आपको जो है कुछ दूसरे सेट से ये प्रश्न था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का आयोजन
ये कहां पर हुआ है? ऑस्ट्रेलियन ओपन नाम ही है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां पर होगा? ऐसा थोड़ा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है तो होगा भारत में, ये स्वाभाविक बात है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 4 प्रकार का ग्रैंड स्लैम होती है, और 4 प्रकार का ग्रैंड स्लैम एक ऑस्ट्रेलियन में होती है। ये आपको लगभग दिसंबर जनवरी के आसपास में ये आपको होते हुए दिखाई पड़ रही है। जनवरी में हम लोगों के यहाँ क्या होती है? ठंडी होती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है? गर्मी होती है। और गर्मी के दिनों में, ऑस्ट्रेलिया के गर्मी के दिनों में जो है ये आपको ग्रैंड स्लैम खेला जाता है। और इस वर्ष जो है ये आप बिहार दरोगा आने वाले नहीं, आपको जो है जनवरी के आसपास में जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आपको पूछा गया था, लेकिन उसमें जो प्रश्न पूछा गया था 2025 वाला पूछा गया था, है ना। तो 2025 उस वक्त 2025 का, क्योंकि जनवरी में हुआ था तो उस वक्त ये खेल चल ही रहा था, तो 2025 वाला ये आपको पूछा गया था। अब हो चुका है 2026 का, तो हम आपको जो है ये पूरी तरह से जो है आपको ये कवर करवा देते हैं ये प्रश्न को, है ना। चलिए यहां पर देखेंगे आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का आयोजन जो है किस देश में हुआ है, तो इसका तो आंसर हो चुका है। यहां पर हम थोड़ा सा आपको यहां पर बताते हैं, महिला और पुरुष दोनों के बारे में आपको बता देते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में मेलबर्न पार्क में ऑस्ट्रेलिया में आपको 12 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। और पुरुष एकल विजेता, यदि बात करेंगे पुरुष एकल विजेता कौन है, ये इस बार के विजेता है कार्लोस अल्कराज है। कौन है? कार्लोस अल्कराज आपको देखने को मिलता है, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। वहीं पर उप विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविच है, जो कि आपको सर्बिया के हैं। और महिला में यदि बात करें कि महिला की विजेता कौन है, तो आपको एलना रायबकीना है, जो कि कजाकिस्तान की रहने वाली है। और उप विजेता कौन है? तो आर्याना सवालेंका है, जो कि बेलारूस की रहने वाली है। कम से कम आपको इतना, आपको वैसे चारों ग्रैंड स्लैम बार बार आएगा, कोई ना कोई आएगा, और चारों ग्रैंड स्लैम जब भी आएगा तो आपको ये बातें बताते चलेंगे, जिससे क्या होगा, क्या जब तक आपको एग्जाम होगा तब तक आपको याद हो जाएगा। अब भी केवल याद रखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का कम से कम आप विजेता याद रखेंगे किसके द्वारा? ये कार्लोस अल्कराज के द्वारा। और वहीं पर बात करें कि महिला के द्वारा, तो आपको ये रायबकीना के द्वारा याद रखेंगे। रायबकीना ये कजाकिस्तान की, ये भी याद रखेंगे कि कहां की रहने वाली है, ये भी पूछा जाता है कहां की कौन रहने वाली है ना, तो कहां के कौन रहने वाले हैं या रहने वाली है, तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो आज का जितना भी सेगमेंट था ये आपको 135 नंबर तक प्रश्न किए थे। तो इसके आगे का सीरीज जो हम लोग करेंगे, आगे रखते हैं आज का सेगमेंट यहीं तक। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।